हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर की बात में। आज करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डील करते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध को हार गया ईरान के साथ। दूसरा, जो अमेरिका कह रहा है कि वो 2-3 हफ्ते में बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है कि वो अपने सिपाहियों को ईरान में फेस टू फेस लड़ाई के लिए भेजेगा। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील कर लेते हैं कि नाटो और अमेरिका, इन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया कि इनके बीच में ऐसा लगता है कि एक बहुत ही टफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आप ये तय जानो, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो अमेरिका की जनता खुद मिस्टर ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कच्चे तेल के रेट जो है वो $100 से ऊपर चले गए हैं। $107 के आसपास चला गया है आज की डेट में। ये घटेगा, बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। जब एक स्टेबल होगा, ऑथेंटिकेटेड डेटा आएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। दूसरी चीज है कि क्योंकि अमेरिका में जो इम्प्रेशन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते थे इस मिड टर्म इलेक्शन को जीतने के लिए, वो तो नहीं हो पाया। ईरान युद्ध करीब करीब ये हार चुके हैं। इनको एक ही ऑप्शन है, या तो न्यूक्लियर अटैक कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो, या फिर चुपचाप वहां से निकल जाओ। स्टेट ऑफ हार्मोज को उन्होंने वैसे ही छोड़ रखा है, खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्टेटमेंट देते हैं कि ये दुनिया का काम है, उनका काम नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं कि वो तो हमेशा से खुला था, तुम्हारी वजह से बंद हुआ। खैर कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि ईरान के फ्रेंड्स की लिस्ट में इंडिया का भी नाम है, इसलिए हमें भारतवासियों को कोई दिक्कत नहीं होती है और ईरान हमारे शिप्स को गुजरने देता है। चलिए दूसरी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बुट्स ऑन द ग्राउंड होता है तो ये आप तय जानो कि इसमें अमेरिका के सैनिकों की बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो टॉप पर बैठे हैं, मतलब पहाड़ियों पर बैठे हैं। ईरान के जितने भी सैनिक हैं, इनको नीचे से अटैक करना है, और अपर हैंड्स हमेशा उसी का होता है जो हाइट पर होता है। तो इसमें अमेरिका के सैनिकों का नुकसान बहुत ही ज्यादा होने वाला है। दूसरी बात, हम लोग नाटो को समझने की कोशिश करते हैं। नाटो का आर्टिकल 4 कहता है कि किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ये जो नाटो संस्था बनाई गई थी, और इसमें सबसे ज्यादा वैसे भी अमेरिका ने खर्च किया हुआ है, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, जब ये सेकंड बार प्रेसिडेंट बन के आए तो नेटो देशों के अनेक देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स का उन्होंने मजाक उड़ाया। चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या जो कुछ भी हो, फ्रांस हो। तो उन लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया कि यार ये है क्या, ये हम लोगों का क्यों मजाक उड़ाते हैं भाई। हम भी तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, हमारी सॉवरेनिटी है। ठीक है, एक नाटो संस्था है और उसमें कई चीजें कॉमन है, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि किसी एक देश पर अगर कोई हमला करता है तो उसे सब देशों पर हमला माना जाएगा और हम सब मिलकर के एक साथ मुकाबला करेंगे। अब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, न कि ईरान ने अमेरिका पर अटैक किया। तो यहाँ पर आर्टिकल 4 लागू नहीं होता है। तो जो बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि आप लोग भी इस युद्ध में आओ और हमारी मदद करो, लेकिन नाटो के देशों ने ये आर्टिकल 4 का हवाला देते हुए कहा कि देखो बॉस, अगर हमारे ऊपर ईरान ने अटैक किया होता तो हम आर्टिकल 4 का फॉलो करते। हम मान लेते कि हम सबके ऊपर अटैक है, लेकिन ईरान ने तो हमारे ऊपर अटैक किया नहीं किसी के ऊपर, आप चले गए उससे लड़ने के लिए। तो हमारी इकनॉमी तो ऑलरेडी नीचे जा रही है, हमारा जीडीपी ऑलरेडी नीचे जा रहा है। तो हम इस युद्ध में आपके साथ शामिल होकर के अपनी इकनॉमी को और अपने लोगों को और क्यों बर्बाद करें। इस वजह से नाटो के जितने भी देश थे वो इस युद्ध में नहीं आए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा ठीक है,
तुम लोगों में से कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम भी नहीं आएंगे। यानी कि जब तक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, तब तक इनके और नाटो के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कभी अच्छे नहीं होंगे। अगला प्रेसिडेंट आएगा, वो किस तरह का व्यवहार करेगा, नाटो को फिर से कैसे यूनाइट करेगा, ये देखने की बात होगी। तीसरी चीज हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान में जो इनरिच न्यूक्लियर एसेट्स थे, जिसमें हम बोलते हैं सबसे पहले, ये लोग अक्सर कहते हैं कि कोई कहता है 600 केजी उन्होंने इनरिच कर लिया था यूरेनियम को, कोई बोलता है 800 केजी, लेकिन जो दफाक्स की रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि 400 केजी ही इनरिच किया था। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अभी अथेंटिकेटेड डेटा नहीं हमारे पास है, क्योंकि जब तक ईरान खुद नहीं बताता कि उसके पास कितना इनरिच यूरेनियम है, तब तक आप उसको अथेंटिकेटेड नहीं मान सकते। जैसे इसराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर वारहेड है, लेकिन फैक्ट क्या है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके पास न्यूक्लियर पावर है। वो चाहे तो ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन अगेन न्यूक्लियर पावर मानवता का दुश्मन है, वो किसी समस्या का समाधान नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत कहाँ खड़ा है? हमारे देश में सब्सिडीज की वजह से अभी पेट्रोल और डीजल ठीक ठाक है, स्टेबल है। एलपीजी की कमी है, एलपीजी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो बहुत ही अच्छा जो कूटनीति कहते हैं जिसको, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर यह भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिलहाल भारत में ऑफ कोर्स काम धंधे जो छोटे लेवल छोटे स्केल के हमारे बिजनेसमैन्स हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उन सब पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन हमें दुनिया में आए इस संकट को एक साथ मिल करके इससे निपटना ही होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।